हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड अपनी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को अगस्त 2022 की। ये समझेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके फेज 1 के लिए एंड अब ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके फेज 2 एग्जामिनेशन नाबार्ड के लिए भी। इसके अलावा भी जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट पूछा जाता है, खासकर जहां पे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में है। ओके, सो इसको आगे बढ़ते हैं। रूरल इंडस्ट्रीज पे ये टॉपिक था, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्ट करने से पहले ये आप लोगों के लिए एक टारगेट भी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के पार्ट के लिए या फिर जो हम कहें कि फेज 2 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है, तो आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं कि जो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे इससे आपका एक क्वेश्चन इजीली आंसर हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? रोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी या फिर रोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन एमएसएमई, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। इसको पूरा हम आंसर करेंगे। तो लास्ट में आप अपने लिए टारगेट रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे पॉइंट्स में उसको आंसर कर पाएंगे 15 मार्क्स के लिए, दैट इज इन द 600 वर्ड। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमने एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमारा नाबार्ड एक्सट्रीम भी है। जैसे आरबीआई के लिए हम लोग एक्सट्रीम भी करते हैं, सिमिलरली नाबार्ड के लिए है, जिसमें कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में, देन वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ रहती हैं। सो इसके थ्रू आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जैसे इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, ईएसआई के लिए सुशील रगड़े सर, सिमिलरली एआरडी के लिए स्पेशल फैकल्टी है, तो उसके उनके द्वारा ये क्लासेस ली जाती हैं। और जो भी हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है वो 19 to 24 ऑफ सितंबर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक दिया हुआ है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज या फिर रूरल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी, इसको डिस्कस करेंगे। तो अब रूरल इंडस्ट्रीज पे बात आई कैसे, उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे रहती है? एग्रीकल्चर पे। जब भी हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो किस पे बात करते हैं? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, क्या उसकी दशा है, क्या उसकी दिशा है? इंडियन एग्रीकल्चर 1950 से आज कहां पे पहुंच चुका है? 1950s पे अगर हम बात करेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर 50% ऑफ द जीडीपी था। एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड करता था? 17% पॉपुलेशन को या फिर इंडियन वर्कफोर्स को। अब अगर आज की 2019-20 की बात करें, अराउंड 18.4% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। अभी अगर लेटेस्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 18.8 है। रूरल वर्कफोर्स या फिर लेबर फोर्स में भी ये जो है काफी डिक्रीज हो गया है। मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि एक शिफ्ट है। शिफ्ट कहाँ है? एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, और उसके बाद सर्विसेज की तरफ। तो यहीं पे स्टार्ट होती है रूरल इंडस्ट्रीज। उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कैसे कैसे हुआ। हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, बाकी पूरी स्लाइड में सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ जो इनिशियल टारगेट है वो ध्यान रखना है, उसको आंसर सबको करना है। तो कैसे हुआ कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट ऑफ द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको कार्वी रिपोर्ट भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मूविंग फ्रॉम सेफगार्डिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ। तो क्या हुआ? इंडस्ट्रीज पॉलिसीज आई मेजरिंग द सेफगार्डिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर नेक्स्ट 2 डिकेड में वही काम चलता रहा। थर्ड 5 ईयर प्लान जब आया तो पॉजिटिव असिस्टेंस लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस एंड रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की गई। फोर्थ 5 ईयर प्लान मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसेंटिव एंड डिसेंटिव्स फॉर एंश्योरिंग द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। अब ये क्या होता है? जो हमारा रेगुलेटरी टर्म है उसके बेसिस पे ही बात की जाती है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ रूरल इंडस्ट्रीज का, वो हम देख रहे हैं एक सिस्टमैटिक वे में। देन आईपीआर के इंडस्ट्रीज पॉलिसीज आई जो 1977 में। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। पहली थी कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लघु एंड कुटीर उद्योग भी कहते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़े स्केल में प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि सारी ही चीजें एग्रीकल्चर एलाइड की जितनी भी हैं वो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, फिर चाहे वो एपीकल्चर ही क्यों ना हो, या फिर लैग कल्चर, या फिर इस टाइप से सेरिकल्चर, कुछ भी चीजें हो।
देन टाइनी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज यूनिट या फिर प्लांट मशीनरी में 1 लाख होता है और वहां पे जहां पॉपुलेशन 50,000 से कम हो, अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस ये डिफाइन किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट कितना हो अप टू 10 लाख रुपीज, एंड इनकेस एंसिलरी यूनिट्स में जिसमें इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीज है। एंड इसी चीज के लिए सिडबी को एस्टेब्लिश किया गया 1990 में, सो दैट की एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन सब के लिए हो सके। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस चली आ रही थी। देन द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग स्कीम। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए पीएमईजीपी स्कीम है। आप सभी को पता है पीएमईजीपी किस मिनिस्ट्री की है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। कई बार इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट्स इसको एग्रीकल्चर में ही क्लासिफाई कर देते हैं या रूरल डेवलपमेंट में, बट बताइएगा कि किस मिनिस्ट्री की है। सो पीएमईजीपी क्या है, आरसीटीज की तरफ से या फिर उनके साथ मिलके पहले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है, हैंड होल्डिंग के साथ उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू बैंक्स, जिसमें कि सब्सिडी भी दी जाती है, और सब्सिडी के साथ साथ जब उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और उसके साथ साथ उसका पूरा रन देखा जाता है। सो पीएमईजीपी इज प्रोवाइडिंग, और इसमें केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसीज जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। देन स्फूर्ति स्कीम है, स्कीम फॉर फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये लॉन्च की गई 2005 और 6 में, और इसका एम क्या था कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, आर्टिजन्स है, उनको क्लस्टर में आगे प्रमोट किया जाए। देन एस्पायर स्कीम, तो सिमिलरली ये स्कीम्स हैं, ये स्कीम बेसिकली फोकस किस पे कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा एमएसएमई से वो डिफरेंट चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको क्लासिफाई हम नहीं करते। देन स्टैंड अप इंडिया जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कंपोजिट लोन देना है बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख का फॉर क्रिएटिंग ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर बाय एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो ये स्कीम्स चली। देन रूरल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अब ये टॉपिक क्या है, देखिए हमने क्वेश्चन क्या लिया था कि रोल क्या है रूरल इंडस्ट्रीज का। अब रूरल इंडस्ट्रीज को सेट कैसे किया जाएगा, रूरल इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ सकती हैं, उसके लिए देखेंगे उद्यमी भारत प्रोग्राम तो गवर्नमेंट का चल ही रहा है, उसके साथ गवर्नमेंट के जो मेजर है रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी अंदर रिगार्डेड एज 4E, और वो 4E क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए ना, तभी तो बिजनेस आगे सेट होगा या बढ़ेगा। देन इनेबलिंग एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इसको और हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। अभी कोई कहे कि मुझे वेयर हाउस खोलना है, वेयर हाउस तो वो खोल देगा, बट कनेक्शन तो होना चाहिए रोड का कनेक्शन एंटरप्रेन्योर या फिर कोई पर्सनल नहीं बना सकता, उसके लिए गवर्नमेंट को रोड्स बनानी होंगी। देन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अगर हम एमएसएमई को देखते हैं तो। अब इसमें एक एक चीज को अगर हम देखेंगे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, तो आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि 67% इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। 67%, अगर आप बहुत प्रिसाइजली देखेंगे 68.8%, जो कि क्वेश्चन भी पूछा गया फेज 1 में, शिफ्ट 1 में। आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज द एमएसएमई सेक्टर विच एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो स्कोप और अपॉर्चुनिटी होती है बहुत ज्यादा है। Then promotion of entrepreneurship is important in expanding rural industrialization, employment generation and arresting अर्बन रूरल माइग्रेशन, या फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन, उसको वो अरेस्ट कर सकता है। अगर इंडस्ट्रीज वही हो जाएंगी रूरल एरिया में, तो क्यों कोई दिल्ली की तरफ मूव करेगा। बिहार में ही इंडस्ट्रीज या यूपी में ही इंडस्ट्रीज हो जाए, तो क्यों दिल्ली महाराष्ट्र कोई जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है। देन ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अब चाहे रोड हो या फिर बाकी सारी सुविधाएं हैं, इसके लिए आप देखेंगे ये तो आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। पीएम गति शक्ति है, तो पीएम गति शक्ति लॉन्ग टर्म में यही है कि जो हमारे 7 कंपोनेंट्स हैं और खासकर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजें वो बढ़ सके, सो दैट तभी इंडस्ट्रीज बहुत आगे तक जा सकती हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप सभी को पता है कि फ्रेट ही इतना महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ही इतना महंगा है, तो फिर वो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। एंड अगेन अगर वो चैलेंज है तो फिर इंडस्ट्रीज वहां पे सेट नहीं हो सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, टोटल वर्कफोर्स एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 47 करोड़, आउट ऑफ विच 81% आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप ये देखिए कि जो 81% है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जनरली हम किस में देखते हैं, इस वाले सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर या फिर एमएसएमईज में। देन
अगर ये तो खैर रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि डेटा के लिए मैं ये कहूंगा कि बुक में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, सेम टाइप का डेटा डिफरेंट रिपोर्ट से कोट किया जाता है। मतलब हमारा या मकसद हमारा उस डेटा को याद करना नहीं है, ये देखना है कि डेटा को कैसे यूज किया गया है, सो दैट कि आपके पास जो भी डेटा रहेगा उस टाइम पे आप उसको जुडिशियसली इसमें यूज कर पाएंगे। ओके, तो ये किसके लिए था? एम्प्लॉयमेंट के लिए। बड़ी बात क्या है कि आपको ये समझना है कि एम्प्लॉयमेंट लोग किस में तलाशते हैं सबसे ज्यादा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। देन एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ये एक हमारी इकोनॉमी की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। ग्लोबल डिमांड बीइंग रिस्टोर्ड इन 2021 एंड 22, एक्सपोर्ट्स वर 113% ऑफ 2019 एंड 20 लेवल। सो अगेन जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, आप सभी को पता भी, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे वो कैसे एक्सपोर्ट में हमारी हेल्प कर सकती है या फिर ऑलरेडी कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर की सारी दशा और दिशा आपको पता ही है, हमारे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन चल रही है। अच्छा, मैंने ये सारी चीजें इसलिए यहाँ पे दी है ना आपको, सो दैट कि अगर आप मैगजीन ना भी पढ़े ना तो ये सारी चीजें पढ़ लें, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चीजें वही है जो हमने पहले भी डिस्कस की, बट आपको पता चल जाएगा कि लिखते कैसे हैं। सिंपल से अगर आप चीज यहीं पे इसको देखेंगे ना, एग्रीकल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सिक्योरिंग फूड एंड लाइवलीहुड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, though agriculture and allied sector contributed around 20.2% as the percentage share of the GVA of the agriculture and allied in 2020 and 21। ये एक लिखने का तरीका। अब यहाँ पे आप 21 एंड 22 का डेटा डाल सकते हैं, 18.8% है, ये आपको पता है। अब ये हालांकि अगस्त में ही आया है, जो ऑथर है उन्होंने पुराना डेटा कोट किया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको डेटा पे नहीं जाना है, हमको किस पे जाना है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारी लैंग्वेज कैसे अच्छी बन सकती है। Then India is one of the largest producer of the milk, spices, pearls, tea, cashew, jute, rice, wheat, oilseeds। Largest बोला है, फर्स्ट नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि राइस व्हीट में हम फर्स्ट नहीं है। Then scheme being implemented by COIR board। So COIR board है एग्रीकल्चर या फिर एलाइड जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे COIR बोर्ड है, चाहे कॉटन बोर्ड है, जूट बोर्ड है, इनका बहुत बड़ा रोल है। हमने किस पे डिस्कस किया था? एक्सपोर्ट पे। ओके, जो स्कीम के कंपोनेंट हैं वो कौन से कंपोनेंट हैं? ये सारी चीज हैं। देन मेजर एडवांटेज ऑफ द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसके मेजर हमको फायदे क्या होने वाले हैं? स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री रिक्वायर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करोड़ में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। कैन टेक मोर एडवांटेज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वही सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। हम जनरली देखते भी है ना कि क्या होता है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसके आसपास सारी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि उसको सपोर्ट करती हैं मतलब कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं, वो उसके आसपास ही बिल्ट होती हैं। तो अगर एग्रीकल्चर या फिर रूरल इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में ही रहेंगी तो उनके लिए प्रोक्योरमेंट या फिर रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। देन ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड बाय कैटरिंग टू लोकल डिमांड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सबसे बड़ी चीज है। रिवर्स माइग्रेशन अर्बन टू रूरल एरियाज हो सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। देन एग्री बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो तीन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फार्म सप्लाई, फार्म प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम क्या पढ़ेंगे? These are the initiative। इनिशिएटिव्स को भी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनिशिएटिव्स हमने कई बार डिस्कस किए हैं, वो यूनियन बजट में भी डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं कि ISAM इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम, ACABC स्कीम, ये नाबार्ड की स्कीम है। इसके साथ साथ 2022-23 में एक फंड सेट किया गया एग्री स्टार्टअप्स के लिए। देन इसके अलावा फंडिंग तो रहती ही है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, उस पर आते हैं। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हैं, चाहे वो एलाइड हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सबसे पहला क्या है? खादी इंडस्ट्रीज। अब थोड़ा सा एक बार फिर से वहां पे जाते हैं कि हमने क्वेश्चन का क्या टारगेट लिया था। क्वेश्चन का टारगेट लिया था रोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन MSME या फिर इंडियन इकोनॉमी। तो आपको फैक्टर्स देने पड़ेंगे कि कौन कौन सी रूरल इंडस्ट्रीज है। तो रूरल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए। खादी इंडस्ट्री है, खादी के बारे में आप सबको काफी सारी चीजें पता होंगी ना, गांधी जी ने उसको लेकर आए थे या फिर प्रमोट किया था। चरखा, सिल्क एंड मसलिन की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? US, जापान, UK, कनाडा एंड मिडिल ईस्ट। चैलेंजेस क्या है? हाई कंपटीशन, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन इश्यूज, ये सारे इसमें चैलेंजेस है। ये किसकी बात की? खादी की। देन क्या है? हमारी हैंडीक्राफ्ट है और उसके साथ साथ क्या है? हैंडलूम। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स में डिफरेंस है थोड़ा सा। हैंडीक्राफ्ट के पास के क्या चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगेन चैलेंजेस मोर और लेस सेम फॉर ऑल द
एग्री और एलाइड रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्या है कि अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, वो सभी का ही है, मतलब ये एग्रीकल्चर एलाइड का। लैक ऑफ एजुकेशन, कैपिटल नहीं है जो इन्वेस्ट उसमें की जाए, मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। पूअर एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजीज, एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस या फिर मार्केट इंटेलिजेंस नहीं होता। सिमिलरली हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम के बारे में हैंडलूम सेंसस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको आप अभी समझते ही हैं। ओके, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बट दे हैव द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कॉयर इंडस्ट्रीज अभी हमने उद्यमी कॉयर योजना में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ चाहे जितनी भी ऐसी एग्री एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फिर सिल्क बोर्ड हो या फिर कोकोनट बोर्ड हो, जूट बोर्ड हो, ये सारी चीजों में रूरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रहता है। ये थी मेन इंडस्ट्रीज जो कि रूरल एरियाज में वर्क करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। और इनका क्या रोल है इंडियन इंडस्ट्रीज में, ये हमने देखा। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रीज की जब बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि रूरल इंडस्ट्रीज किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर से जो शिफ्ट है ना, उसका रीजन है वो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं उसकी हमने बात की, उन इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, क्या प्रेजेंट कंडीशन है, वो हमने देखी। इसके अलावा एक अलग स्कीम है, वो है एनआरएलएम, लाइवलीहुड प्रमोशन फॉर द विमेन अंडर द डीएनआरएलएम। तो एनआरएलएम स्कीम को हमने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। एसएचजीज को बैंक लिंकेज, एसएचजीज क्रेडिट लिंकेज, ये दोनों ही काम ये एनआरएलएम के थ्रू हो रहा है। और इसमें केवल जो बेनिफिशियरीज हैं वो कौन है, विमेन बेनिफिशियरीज। ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें इसके अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप विलेज, आजीविका, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स या फिर फैक्टर्स हैं। अगर इसके इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात करेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि इन द ट्रीटमेंट एरियाज। ट्रीटमेंट एरिया क्या है, मतलब जब किसी की भी स्टडी की जाती है तो किसी एरिया को फोकस कहा जाता है, जैसे प्रोजेक्ट्स में होता है। अगर आप लोगों ने एमएससी या थीसिस वगैरह लिखी तो आप इसको समझ सकते हैं। Where the mission is implemented, on average, each household in a mission village has over 2.34 productive livestock assets compared to similar household in control area जहाँ पे mission नहीं था। Then treatment areas have a higher loan size, about 67% more than the loan size in the control area. Increase income कितना हुआ 19% by some state, and decline in the share of informal, है ना, जो informal sector है 20% in few states, तो ये देखने को मिला। Increase in saving of 28%। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमारी रूरल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेज 1 में, शिफ्ट 1 में जो दो थे, एक तो परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन और वर्कफोर्स वाला, वो भी यहाँ पे कवर हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था वर्कफोर्स वाला, वो भी इसमें कहीं ना कहीं पे कवर हुआ है। तो अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट होता है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव हमें समझने को मिलता है। काफी स्पीड में हमने इसको कवर किया। मकसद ये था कि आप सारी चीजें थोड़ा सा समझ जाए। इसके अलावा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सारी चीजें पढ़ के एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही था, इसके अलावा कोई भी चीजें उसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 के लिए मैंने आपको बताया है कि एग्जाम बी इज प्रोवाइडिंग एक्सट्रीम बी कोर्स। ओके, इसके अलावा हम जो हमारा फेज 2 का ऑनलाइन कोर्स है उसमें भी हम 70% ऑफ दे रहे हैं एंड फुल रिफंड अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो। इसके अलावा वहां पे आपको पूरी इवैल्यूएशन उसका मिलता है, हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स का, ARD, ESI एज वेल एज इन इंग्लिश में बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी। आप कोर्स का डेमो वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।